ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य की। श्रोताओं, हिंदी साहित्य के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर इस वर्ष के मध्य की दहलीज पर मिली। गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सेंट को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए पूरा हिंदी जगत गर्वित और प्रफुल्लित है। दीवारों के बीच रहकर कैसे शेष दुनिया को निहारा और संवारा जाता है। माँ बेटी की भारतीय दुनिया और संस्कार कैसे यकायक पूरी दुनिया का ध्यान खींच लेते हैं। रेत समाधि से कैसे टॉम्ब ऑफ सेंट का पुल तैयार हो जाता है। पन्ने पन्ने पर तितरा बितरा प्रसंग कैसे आखिरकार एक पुंज बनकर निखर आता है। इस उपन्यास में ये सब कुछ समाहित है। निसंदेह रेत समाधि कोरी कल्पना नहीं, संवेदनाओं की एक ऐसी महीन बिनाई है जिससे स्त्री के विविध रूप सामने आते हैं। सृजन को पन्ने पन्ने पर बिखेर देना और समेटना, इसी अनवरत प्रयत्नों और संकल्पनाओं का नाम है इसका संपूर्ण कथानक। आइए सुनते हैं बातचीत रेत समाधि साधारण स्त्री की असाधारण कथा। प्रतिभागी हैं जानी मानी लेखिका, समालोचक और वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर सुधा सिंह और वरिष्ठ लेखिका और प्राध्यापक डॉक्टर पूनम सिंह। बातचीत का आरंभ कर रही हैं डॉक्टर पूनम सिंह। नमस्कार मित्रों, गीतांजलि श्री हमारे समय हिंदी समाज की उन विरल लेखिकाओं में से हैं जिनकी शब्दों की रेशमी डोर जीवन के अतल गहराइयों से संवेदना को कथा में खींच लेते हैं और उनके कथ्य धरती में उगते उन भूफोड़ की तरह हैं जो धरती को कुनमुना कर जगाते हुए चरित्रों कथ्यों को खास मूड, मौसम, मिट्टी में अंकुरित कर जाते हैं। इनके यहाँ संयोगों, कथा शिल्प, तकनीक की ऐसी बुनावट नहीं है जिसकी ईंट पर ईंट कथा का मेहराब रच सके। इनके यहाँ चरित्र कथा प्रत्यूष बेला में उगते हुए सूर्य की तरह है जिसका मध्याह्न मेरा शहर उस बरस बनता है और अस्ताचल रेत समाधि। माई की गहरी संवेदना पिछली सदी के कुएं की तरह है। मित्रों, आज हम रेत समाधि पुस्तक पर चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे साथ जानी मानी हिंदी की लेखिका और आलोचक, दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर सुधा सिंह जी हैं। सबसे पहले मैम, मैं आपका स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। बहुत आभार। सबसे बड़ी बात जो है इस उपन्यास की, और हम सभी ने जाना कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली जी। इसको बुकर पुरस्कार मिला और एकाएक एक हिंदी की कृति पूरी दुनिया में जो है अपना नाम रोशन कर गई और चर्चा के केंद्र में आ गई। तो मैम, आप बहुत गहरी दृष्टि रखती हैं आलोचना पर। ये उपन्यास आपको कैसा लगा? देखिए, निश्चित तौर पर रेत समाधि एक महत्वपूर्ण उपन्यास है और ये उपन्यास आज नहीं आया था। हाँ, चर्चा जरूर आज हो रही है। उपन्यास 2018 में आया था और उपन्यास के आने के बाद इसकी कम ही चर्चा हुई। लेकिन जैसे ही बुकर पुरस्कार जो अनुवाद के क्षेत्र में इस उपन्यास के अनुवाद को दिया गया, इसकी घोषणा होते ही यह उपन्यास हिंदी जगत से लेकर भारत में अन्य भाषाओं के भीतर भी और खास करके अंग्रेजी के भीतर भी खासा चर्चित हुआ जी। जाहिर है कि लोगों ने इसे गंभीरता से पढ़ना शुरू किया। जैसे एक बार पढ़ते हैं तो बहुत सारे अर्थ, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी उत्सुकताएं कभी कभी छूट जाती हैं, रह जाती हैं। लेकिन दोबारा तिबारा पाठ पुनर्पाठ से जब हम गुजरते हैं तो उपन्यास की परतें खुलने लगती हैं। रेत समाधि उपन्यास अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण उपन्यास है कि यह उपन्यास किसी भी तरह के बहसबाजी से अलग स्त्री को केंद्रित करके स्त्री चरित्रों को प्रधानता से रखकर उसके इर्द गिर्द ही कहानी को बुनता है और इस मायने में स्त्री की समस्याओं को पेश करने, प्रस्तुत करने और उसके बारे में राय शुमारी करने अथवा पाठक की जो संवेदना है अर्जित करने में ये उपन्यास सफल होता है। यहाँ स्त्री वैसी स्त्री नहीं है जिसे हम अब तक चल रही स्त्री संबंधी बहसों के भीतर पाते हैं। ये नए किस्म की स्त्री है और यही इस उपन्यास की विशेषता भी है।
तो मैं समझती हूँ कि एक बिंब से, एक प्रतीक से बात शुरू होती है। रेत समाधि, रेत की समाधि, जो जी। इसका टाइटल है उपन्यास का। जी। और लेखिका इसको बड़ी खूबसूरती के साथ बोधिसत्व से जोड़ती है। यानी बुद्ध होने के पहले गौतम की जो अवस्था थी वो बोधिसत्व की थी। जी। और उस बोधिसत्व अवस्था में गौतम ने अपने शरीर को खूब कष्ट दिया था, सिद्धि प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए। लेकिन तमाम कष्टों के बाद भी उनको ज्ञान नहीं मिला। ज्ञान तब मिला जब उन्होंने अपने शरीर का पोषण किया और उसके पश्चात ही उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। तो ये जो रेत समाधि है, ये दरअसल संसार की सारी स्त्रियों की रेत समाधि है। हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिरगड़ाए अपने उद्धार का या अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और एक तरह से हमारे ऊपर से दुनिया का रेला गुजरता चला जा रहा है, इतिहास गुजरता चला जा रहा है। हमारी कहानियां दफन हैं जल में या रेत में। इसलिए कहानी का जो ये शीर्षक है रेत समाधि बहुत ही मीनिंगफुल है, बहुत ही प्रतीकात्मक है। और जो इसको आधुनिक विमर्शों के परिचय के बिना पढ़ेगा उसके लिए दिक्कत होगी। वहाँ ये उपन्यास लग सकता है कि ये रेत समाधि क्या और किसकी। हाँ, शीर्षक भी उसको जो है शायद उतना आकर्षित ना करे। बिल्कुल। अम्मा ने अंतिम समय तक भी महात्मा बुद्ध की मूर्ति वो लेकर के चली। बिल्कुल। तो बड़ी खूबसूरती से इस बात को मैम आपने कहा कि वो एक तरह से एक स्त्री जो है बुद्धत्व की प्राप्ति कर रही है, इसमें खोज कर रही है। तो अगर हम देखें इसमें माँ बेटी की कहानी है और स्त्री पाठ के नजरिए से अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से पार्श्व खुलते हैं, इसके कौन कौन से आयाम जो बिल्कुल नए उभर करके आए हैं। दरअसल ये स्त्री के बोधिसत्व प्राप्ति या बुद्धत्व की प्राप्ति की कहानी भर नहीं है। बुद्धिज्म या बुद्ध का जो बुद्धत्व है वो एक प्रतीक की तरह आया है। धर्म का जो पूरा तंत्र है उससे परे जाकर ये कहानी कही गई है। बुद्ध केवल प्रतीक रूप में आए हैं ज्ञान प्राप्ति के, धर्म के जरिए ज्ञान प्राप्ति के नहीं, जीवन के अनुभवों के जरिए ज्ञान प्राप्ति के। जी। और स्त्री के संदर्भ में बुद्धत्व का मतलब भी यही है। और लेखिका चाहती तो धर्म के डिस्कोर्स में जा सकती थी, लेकिन उन्होंने धर्म को स्त्री के संदर्भ में कितना उपयोगी हो सकता है उतना ही हिस्सा धर्म का लिया। अर्थात धर्म ज्ञान प्राप्ति का एक जरिया बन सकता है। जैसे बुद्ध के लिए बुद्धत्व प्राप्त करना ज्ञान प्राप्त करना था, दुखों के बारे में, सत्य के बारे में, जीवन के बारे में, उन दार्शनिक सवालों के जवाब को प्राप्त करना था। ठीक यही चीज रेत समाधि में अम्मा के जरिए और बेटी के जरिए कहानी बनती है। एक दिलचस्प बात यह है, आपने कहा कि स्त्री के संदर्भ से इसके बारे में मैं बताऊं कि कौन सी नई चीजें खुलती हैं। आमतौर पर जो स्त्रीवादी कहानियां लिखी जाती हैं, जब मैं स्त्रीवाद कहती हूँ तो स्त्रीवाद कहने का अर्थ यह है कि स्त्री के संबंध में एक खास तरह के राजनीतिक नजरिए से लैस दृष्टिकोण, और वो जो दृष्टिकोण है जो खास राजनीतिक नजरिए से लैस है वो कहीं ना कहीं दमन और उत्पीड़न के संदर्भों को स्वीकार करता है। ये कहानी जो दो महिलाओं के जरिए, अधिसंख्यक पात्र महिलाएं हैं अगर आप देखें, बिल्कुल, माँ बेटी और जो बहू है रोजी एक उभयलिंगी पात्र है, और दो तीन जो पुरुष पात्र हैं वो आते जाते रहते हैं। कहानी उन पर फोकस नहीं होती, लेकिन वो कहानी को बढ़ाने में कहानी के शिल्प के लिहाज से महत्वपूर्ण है और उनके जरिए कहानी आगे बढ़ती है। लेकिन केंद्रीय चरित्र जो हैं वो महिलाएं ही हैं। इसमें स्त्रीत्व को भी ठीक उसी तरह से जैसे बुद्धत्व को प्राप्त किया गया, उसी तरह से स्त्रीत्व को भी एक तरह से हासिल किया गया। यहाँ स्त्रीत्व का हासिल करना एक नए संदर्भ में है। ये अस्मिता विमर्श की तरह नहीं है, बिल्कुल, ये अस्तित्व के विमर्श की तरह है। उस समाधि में गड़े हुए शुतुरमुर्ग की खोज करना, जिसके ऊपर से सारे गर्दो गुबार गुजर के चले जा रहे, जिसने उस समाधि के बाहर दुनिया नहीं देखी। इसके अंदर आप एक बड़े लंबे विवरण की तरह आप एक चीज पाती हैं कि अचानक अम्मा जो पीठ थी, हाँ, जिसने सब दुनिया की तरफ पीठ कर रखा था, जी जी, एक उपेक्षा भाव था दुनिया के कार्य व्यापार के प्रति, हाँ, वो उपेक्षा भाव अचानक संलग्नता में बदल जाता है जब वो बेटी के घर जाती है। बिल्कुल, ये एक डिमार्केशन पॉइंट है। हाँ, बेटी के घर है वो, और धीरे धीरे दीवार बनती चली जा रही है। हाँ, और जैसे ही बेटी के घर जाती है उस दरवाजे को उलांघती है, हाँ, जो उसके लिए एक बैरियर की तरह था, हाँ, एक रुकावट की तरह था। हाँ,
वो दरवाजा जहाँ था वहीं था, वो स्थिर था। उस दरवाजे से आप आर पार आ जा सकते थे, लेकिन दरवाजा कहीं नहीं जाता था। और दरवाजा किसके लिए था? कभी उस दरवाजे से बेटी बाहर जाती हुई दिखती थी और बहू अंदर आते हुए दिखती थी, लेकिन अम्मा कहीं नहीं जा रही थी। जी बिल्कुल। वो अम्मा जो निष्क्रियता में धीरे धीरे पीठ होती चली जा रही थी, उस दुनिया से मुख मोड़ रही थी जिसको भरा पूरा वो जी आई थी। पति की मृत्यु के बाद उदासीन हो गई और अब वो अपने को निर्लिप्तता की तरफ लिए चली जा रही थी। लेकिन अचानक कहानी में बदलाव आता है और बेटी के घर जब वो जाती है तो वहाँ उसकी सारी जीने की इच्छा जैसे जाग पड़ती है। और एक बड़ी प्यारी पंक्ति है, और मैं कहूँगी हालांकि लेखिका ने उस पूरे हिस्से को धूप नाम दिया है। बिल्कुल, 3 खंडों में है ये पूरी कथा। पहला खंड पीठ है, दूसरा है धूप और तीसरा है हद सरहद। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो धूप खंड है, मैं उसे कहूंगी कि कायदे से उसे माँ जो बेटी बन रही है, हाँ, और बेटी माँ जो बेटी जो माँ बन रही है, ये अगर शीर्षक उसका दिया जाए तो कोई बुरा नहीं होता। माँ बेटी, हाँ, और बेटी माँ, है ना, क्योंकि माँ धीरे धीरे बेटी की तरह उसके पुराने सपने, पुरानी इच्छाएं, पुरानी आकांक्षाएं, जीने की ललक, दुनिया को अपनी तरह से परिभाषित करने की इच्छा, ये सब जाग रही है। और बेटी जो अब तक किसी भी तरह की दुश्चिंता यानी परिवार और घर के बंधन से एक तरह से स्वच्छंद जीवन जी रही थी, हाँ, वो माँ की चिंता करती है। हाँ। माँ अब सोती है, बेटी नहीं सो पाती। ये फर्क है। बिल्कुल। और मुझे लगता है मैम, पितृसत्तात्मक समाज में जो स्त्री की स्थिति जो तय कर दी गई है, उसमें जो है उसकी जो हदें सरहदें, जो उसकी बेचैनी है, वो मतलब एक तरह से वो हमेशा प्रमुखता में कभी नहीं रहती है। यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत कल्पना जो है गीतांजलि श्री जी ने किया है कि माँ बेटी बन जा रही है और बेटी माँ बन जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब जिंदगी बिल्कुल चुकने की अवस्था में है, जहाँ पे ये कह दिया जाता है कि अब तो तुम्हारे शौक करने के दिन नहीं है, अब तो तुम्हारे पुराने धुराने कपड़े पहनने के दिन है, कुछ रूखा सूखा खाने के दिन है, वहाँ जीवन की शुरुआत हो रही है। तो एक बड़ी खूबसूरत कल्पना है और ऐसे लगता है जीवन रिवाइंड हो रहा है, जैसे हम लोग कभी टेप रिकॉर्डर में कोई गाना जो पहले बज चुका है उसको रिवाइंड असल में ये उपन्यास के शिल्प की विशेषता है। कथ्य की तो है ही, कथ्य के कारण ही शिल्प में ये विशेषता आई है। गीतांजलि श्री को इस बात का श्रेय है, उनके तमाम लेखन में ये बात है कि उनकी भाषा बहुत प्रभावशाली है और भाषा से वो खेलती हैं। जैसे साफ साफ जाहिर होता है कि लिखने वाला भाषा को अपने पूरे अधिकार में रखकर लिख रहा है। उन्होंने इस उपन्यास में भी ये खेल दिखाया है और सिनेमा की भाषा, सिनेमा की तकनीक का जहाँ तहाँ प्रयोग किया है। आप देखेंगे कि उपन्यास में कहीं कहीं गीतों की पूरी पूरी पंक्ति है, और केवल गीत ही नहीं, और भी दिलचस्प चीज है कि साहित्यकार चले आ रहे हैं रोजमर्रा के, हाँ, इतिहासकार के रूप में स्वयं उनके पति एक कैरेक्टर की तरह चले आ रहे हैं। और तो और जो घटनाएं हैं, जो आज की 2010-15 की और आसपास की घटनाएं हैं, वो उसमें दाखिल हो रही हैं। तो उपन्यास का टाइम, स्पेस और टेक्निक, ये तीनों जैसे बहुत ही सचेत ढंग से बुना गया है। और इसमें सिनेमा का असर आपको जहाँ तहाँ दिखाई देगा। इसकी भाषा पर भी है, और भाषा के अलावा जो फ्लैशबैक है, क्लोजअप के दृश्य हैं, वो सब सिनेमाई तकनीक भी उन्होंने बहुत सारे इस्तेमाल किए हैं। और जो है बोलियों के इतने रचनात्मक शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, जैसे अर बर, है ना, ऐसे शब्द हैं जो हम लोग जो है प्रादेशिक शब्द, कई नए बिंब हैं। हाँ, उसी के साथ ही बुना उन्होंने, जैसे ठेपी लगा देना, जी बिल्कुल, छुहिया देना, हाँ, आटा को किचाइन, हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर सुंदर शब्द हैं जो एक तरह से चाहती तो वो अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल कर देती, लेकिन वो जानती थी कि जो है ये देशज, उसका जो आनंद है और आनंद है, उसका अलग ही एक तरह का भाव है। और बहुत कुछ लाइनें, जैसे आपने कहा कि वो भाषा के साथ खेलती हैं और भाषा का बहुत, आपने भाषा की चर्चा छेड़ी, इसलिए मुझे लगता है कि मेरा ये प्रिय क्षेत्र है, तो स्त्री की भाषा पर भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। गीतांजलि श्री ने इस उपन्यास में कई ऐसे बिंब दिए हैं और कई ऐसे क्रियात्मक शब्द दिए हैं जो पुरुष लेखकों के यहाँ संभवतः दिखना मुश्किल है। जैसे मैं कुछ उदाहरण आपको दूं, आटा गूंथना, छुहिया देना, आटा गूंथने के बाद उसको जैसे हम पानी से थोड़ा सा ये कर देते हैं, छुहिया देना, धागा पिरोना, जुल्फों को सुलझाकर जूड़ा बना लेना, इस तरह के शब्द वो इस्तेमाल करती हैं।
और यही नहीं, और भी कई है, छोटी कुछ- फटकिया। हाँ, हाँ, कुछ मैं भी उदाहरण आपको देना चाहती हूँ जो मुझे बहुत पंक्तियां बहुत अच्छी लगी। जैसे जी, बारिश का जिक्र है वहां पे, जो है पीठ वाले प्रसंग में ही है। माहौल में चांदी का चूरा बरसने लगा। बिल्कुल बारिश के लिए हाँ, खूबसूरत बहुत पंक्ति है। खूबसूरत हाँ, पंक्ति है। और माँ वो होठ बन गई जो कांप रहा था। बिल्कुल। और भी कई है, माँ छोटी सी चिड़िया, जैसे हाँ। जो बड़े ने अंधेरे में पकड़ ली बचपन में। हाँ, अब ये देखिए भाषा का खेल, यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल। कि माँ क्या है, माँ एक छोटी सी चिड़िया है, जैसे किसने पकड़ लिया, बड़े ने, जो उसका पुत्र है, बड़ा उसका बेटा है। हाँ, यहाँ पात्रों के नाम नहीं दिए। हाँ, आप एक चीज और देखें कि अमूमन हिंदी उपन्यासों में इस तरह का ट्रेंड नहीं है। पाठक जब उपन्यास की तरफ पढ़ने को अग्रसर होता है तो उसको पात्रों के नाम से ही परिचित पहले कराया जाता बिल्कुल, है। चरित्र भी उसी से खुलता है। यहाँ कहन से चरित्र खुल रहा है, एक विशेषता है इस ये उपन्यास। कहन से खुल रहा है, और बल्कि एक खास तरह का नैरेटिव हाँ, गीतांजलि श्री ने अख्तियार किया है। वो ये है कि वो अनाम पात्रों के दिल दिमाग में बैठकर वो कहानी लिख रही हैं, यानी पात्र के मनोभाव कहानी में धीरे धीरे घटना को आगे बढ़ा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है। अक्सर होता है क्या है कि घटनाएं कहानी को आगे बढ़ाती है, यहाँ मनोभावों के जरिए, यानी पात्र क्रिया प्रतिक्रिया में क्या सोचता है किसी एक घटना को लेकर, माँ क्या सोच रही है, चीजें कैसे घट रही, ये ऐसा लगता है जैसे लेखिका पात्रों के दिल में बैठकर वो क्या सोच रहे हैं उनके बयान के जरिए एक मनोवैज्ञानिक टच है इस कहानी में, कहने का अर्थ ये। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात आपने कही। मैं भी आपकी इस बात से सहमत हूँ मैम। ये किताब जीवन से कहीं ज्यादा पूरा मन है, जितना उसको खाली रहना चाहिए और जितना उसको भरा पूरा होना चाहिए। तो ये बात सही आपने कहा। किताब ही एक तरह से स्त्री मन को पूरी तरह से, सामूहिक स्त्री मन को बहुत खूबसूरती के साथ दर्शाता है। अगर हम इस उपन्यास की फॉर्मेट की बात करें, आपने चर्चा छेड़ी कि जब इसमें चरित्रों के नाम ही नहीं है। अगर हम चंद्र प्रभा और चंदा की बात कर दें, अम्मा की का जो नाम है, तो 2-3 पात्रों के नाम है, बाकी नाम ही नहीं दिया इन्होंने। बिल्कुल। और कहानी जब शुरू होती है एक नैरेटिव से शुरू होती है, और कथ्य को इस तरह से डाइल्यूट कर दिया गया है, जैसा कि कभी हम कहानी आंदोलन के दौरान लिखी गई कहानियां, कृष्ण बलदेव बैद की कहानियां या दूधनाथ सिंह की कहानियां, इस तरह से हम देखते हैं। तो कुछ उस तरह के व्यंजना व्यापार की कहानियां हैं, इसमें लक्षणा की कहानियां हैं। तो इसमें जो इस तरह का अनूठापन है, इस तरह का जो प्रयोग है, वो स्त्री मन को कितना सशक्त कर पाता है। अगर हम इसको स्त्री पाठ के नजरिए से देखें तो कितना सफल हो पाती हैं ये। आपने बहुत सटीक प्रश्न किया, और यहाँ मुझे थोड़ा सा तटस्थ और समुचित जवाब देना होगा। कारण कि स्त्री के पक्ष को और स्त्री के मन को ये भाषा, ये शिल्प और ये कथ्य कितना बयान कर पाया है। अगर इस विषय पर हम समग्रता में बात करें तो हम पाएंगे कि जाहिर है कि एक नया शिल्प है, और लेखिका अपने पूर्वापर परंपरा को छोड़कर बात नहीं कर रही है। वो कई जगह आभास देती है कि ये जो कहानी है ये गल्प है, और गल्प जो है वो गप है। ये पुरानी व्याख्या है कहानी की। कई बार वो कहती है कहानी नहीं ये गाथा है, और कई बार वो कहती है गाथा नहीं ये आख्यान है। तो कहानी एक कई बार गाथा, कई बार कहानी, कई बार आख्यान में संतरित होती रहती है। अब सवाल है कि स्त्री के पक्ष को ये कितना सशक्त करती है। 2 चीज़ें महत्वपूर्ण है, और इस पक्ष से हमें पूरे उपन्यास पर सोचना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम स्त्री की बात करें तो स्त्री के केंद्र में हो जाने से कहानी स्त्री की हो गई, और स्त्री की समस्याओं को, स्त्री के जीवन की स्थितियों को समुचित ढंग से पेश कर दिया गया। ऐसा समझना एक भूल है। कारण कि स्त्री केंद्र में ज़रूर है, और उसके जीवन के कुछ पक्ष भी यहाँ छिटक कर आते हैं। जैसे उसका बचपन आ जाता है, अचानक से कहानी में ट्विस्ट आता है और भारत विभाजन का संदर्भ आ जाता है। विभाजन में स्त्री होती है। कहानी के आरंभ में ही गीतांजलि श्री कहती हैं कि अगर औरत हो और सरहद हो तो कहानी बनती है। बिल्कुल। तो जो कहानी लेखन के फॉर्मूले हैं, मैं इसे फॉर्मूला कहूँगी। बिल्कुल। कहानी लेखन का जो फॉर्मूला है वो लेखिका को भली भांति परिचित है, लेकिन औरत, सरहद और प्रेम होने मात्र से कहानी हो जाती है और स्त्री की कहानी हो जाती है, ऐसा कहना समझना एक भूल होगी। बिल्कुल। कारण यहाँ मैं इसलिए स्पेसिफाई करके जोर देकर ये बात कहना चाहती हूँ कि स्त्री के जीवन से जुड़ी हुई जितनी गंभीर समस्याएं हैं, स्थितियां हैं, जो उसकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हैसियत है,
उसका ठोस संदर्भ कहानी में कहीं नहीं है। विभाजन आता है, लेकिन विभाजन के साथ लगी हुई जो स्त्री की त्रासदी है वो यहाँ नहीं है। एक रूमानियत है, एक रोमांटिक दृष्टि है। अनवर के साथ माँ का, अम्मा का मिलना। जैसे एक लड़की जो कि 16 साल की उम्र में पाकिस्तान से अविभाजित भारत कहें हम, अविभाजित भारत से हिंदुस्तान चली आई, उस 16 साल की लड़की के जीवन में क्या चीजें घटी होंगी ये हम कहीं नहीं जान पाते। स्त्री जीवन की जो ट्रेजेडी है, त्रासदी है, जो उसकी देह है, देह का विमर्श आता है। ऐसा नहीं है कि देह पर लेखिका ने बात नहीं की, बात की है, लेकिन वही देह विभाजन के समय में किन स्थितियों से गुजरकर नई जगह पहुंची होगी, और वहाँ जो एक लड़की पहले से विवाहित है एक मुसलमान पुरुष से, वो हिंदू पुरुष से पुनः विवाह कर रही है, कौन सी परिस्थितियां रही होंगी, किसी चीज का जिक्र नहीं है। कहानी को इतना तरल बना दिया गया है कि बस एक रोमानियत, विभाजन भी एक रोमानियत की तरह आती है। विभाजन रोमानियत नहीं है, दंश नहीं है उसके। विभाजन कभी भी रोमानियत नहीं है। जिन लोगों ने विभाजन भोगा है, आप बंगाल के हिस्सों में चले जाइए, आप पंजाब के हिस्सों में चले जाइए, विभाजन का दर्द दिखाई देगा। उनकी आवाज में, उनकी जीवन स्थितियों में, उनके बयान में वो दर्द दिखेगा। आप भारत विभाजन पर लिखी हुई यशपाल की, मंटो की, इस्मत की, अमृता प्रीतम की और लोगों की लिखी हुई रचनाएं पढ़िए, समझ में आएगा कि विभाजन क्या था। कृष्णा सोबती जी, कृष्णा सोबती जी बिल्कुल, उनका जिक्र है। ये उपन्यास उन्हीं को समर्पित है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग नहीं है, फैज नहीं है, और भी लोग नहीं हैं जिन्होंने विभाजन पर इतना शानदार लिखा, सोचा, एक तरक्की पसंद सोच थी उनकी। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि भाषा को जिस हद तक यहाँ भाषा की कलाकारी में कई बार भाषा ही नहीं बदलती, बल्कि पूरा का पूरा पदबंध और उसकी अवधारणा बदल जाती है। जब आप हिटलर के फासिज्म को याद करते हैं नॉवेल में, उपन्यास में, जो कि गीतांजलि श्री ने किया है, लेकिन उसके फासिज्म को आप दमन तंत्र कहते हैं। फासिज्म एक पूरी राजनीतिक अवधारणा है। फासिज्म कहते ही हमें वो गैस चैम्बर याद आता है, बिल्कुल, हमें वो संतरास याद आते हैं, उत्पीड़न याद आता है, एन फ्रैंक की डायरी याद आती है, लेकिन दमन तंत्र कहने से तो वो चीज नहीं याद आती। जबकि वो खुद इतिहासकार हैं और इतिहास को जानती हैं बहुत बारीकी से। इसमें एक सार्वभौमत्व का असल में तत्व है। देखिए, उपन्यास की खूबी भी है और कह सकते हैं कि ये जो सार्वभौम होने का चक्कर है ना उपन्यास के अपने जोनर के अंदर भी, वो एक बड़ा फैक्टर है इन सारी चीजों के लिए, अगर उसमें सचेत ढंग से हस्तक्षेप न किया जाए। लेखिका ने बहुत सचेत ढंग से स्थानीयता को परे रखा है। उसमें स्थानीय संस्कृति नहीं आती, स्थानीय बोली नहीं आती। आप हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक चली गई और स्थानीय बोली का जिक्र नहीं। शुद्ध खड़ी बोली हिंदी पूरे उपन्यास में है और उसमें हिंग्लिश का छौंक है। हिंग्लिश आ सकता है, लेकिन स्थानीय बोली गायब है। जबकि लाहौर की उर्दू और पंजाबी मिश्रित, बिल्कुल, और जो है उधर खैबर का जो है सराइकी, बिल्कुल, वो दोनों चीजें यहाँ नहीं बिल्कुल गायब है। तो मैं वही कह रही हूँ कि स्थानीयता को गायब करके सार्वभौमत्व की प्रतिष्ठा इस उपन्यास में की गई है। और इसी के तहत जो गंभीर, ठोस और पहचाने जाने वाले सवाल हैं, जो अपने स्थानीय रूपों में, व्यक्तिगत संदर्भों में, सामुदायिक संदर्भों में पहचाने जा सकते हैं, वो यहाँ गायब हैं। और यही इसकी सार्वभौम अपील का कारण भी मुझे लगता है। जब अम्मा का हम चरित्र देखते हैं या बेटी का चरित्र देखते हैं, ये इतना एकांतिक हो जाता है कि वो कई बार सार्वभौमिकता को भी खारिज करता है। हम यूरोप के संस्कृति में जो स्त्रियां हैं उनके निकट इसको तो पाते हैं, लेकिन संयुक्त परिवार में रहने वाली स्त्रियों के मन को, अंतर्मन को नहीं पा पाते हैं कहीं भी। हालांकि वो संयुक्त परिवार की भी बात करती हैं कि कहती हैं कि संयुक्त परिवार एक अदृश्य दीवार की तरह होता है जो हमेशा हमें घेरे रहता है, चाहे वो रहे ना रहे। लेकिन मुझे बहुत इसकी एकांतिकता जो है कई बार बहुत कचूटती भी है कि इतना एकांतिक होकर के अगर स्त्रियां सोच पा रही हैं तो क्या वो अपने जीवन के आनंद को या अपने जीवन की सारी आकांक्षाओं, उल्लास को जी लेने के लिए है या कहीं गैप आ गया है? इसका कारण है लेखिका का अपना परिवेश भी। जब हम किसी पाठ को पढ़ते हैं, उपन्यास हो या और भी कोई चीज, तो उसमें दो रीडिंग होती है। एक तो पाठ की रीडिंग, दूसरे लिखने वाला भी, उसकी भी अपनी भूमिका होती है। बिल्कुल, सब्जेक्ट के तौर पर दोनों ही होते हैं। खास करके स्त्री के संदर्भ में अगर कहानी कही जा रही है तो स्त्री कागज पर भी होती है और स्त्री कलम लिए भी होती है।
तो ये दोनों किरदार हैं दोनों अपनी जगह। किरदार है अपनी जगह। और ये जो स्थिति है इसमें फिर लेखिका की भूमिका, यही उस कॉन्शसनेस की ज़रूरत होती है, सचेतता की ज़रूरत होती है। मैं उसी बात की आपसे चर्चा कर रही थी कि ये जो मिडिल क्लास, जो खास करके अपर मिडिल क्लास की जो संस्कृति है, जिसका नुमाइंदा इस कहानी में बड़े अफसर हैं, और वो इतने बड़े अफसर हैं कि उनके प्रभाव के कारण ही माँ को और बेटी को बिना वीज़ा के पासपोर्ट मिल गया। बिना पासपोर्ट के पाकिस्तान चली गई वो, जी है ना। जी यानी उसके दबदबे को आप पहचान सकती हैं कि उनका रुतबा क्या होगा सरकारी महकमे में। बिल्कुल। तो ऐसे परिवार की ये कथा है। जाहिर है एकांतिकता तो आनी ही आनी है इसमें। संयुक्त परिवार का ढांचा रहकर भी वो नौकरों पर निर्भर जो उच्च मध्य वर्ग है उसकी कहानी कही गई है। और वहाँ पर हर व्यक्ति के पास अपना एकांत है। माँ के पास एक कमरा है, बहू का अलग कमरा है, बेटे का अलग कमरा है, लेकिन उसमें फिर वो आवाजाही भी है। कह सकते हैं बहुत ज़्यादा- स्थिरता या थिरता जैसी कोई चीज़ नहीं है। जैसे बेटा है, बेटे का चिल्लाना उसके बाप के चिल्लाने से तुलनीय है। क्योंकि बाप चिल्लाता था, बेटा उससे कम चिल्लाता है लेकिन चिल्लाता है। हाँ, बहुत सुंदर। इस यहाँ पे मैम 1 मिनट आपको रोकूंगी। यहाँ पे गीतांजलि श्री लिखती हैं, चिल्लाना परंपरा है, रिवाज मुलम्मा है, बहन से एतराज जताना पड़ता, माता पिता के स्वर को अपने स्वर में ढालकर। जी बिल्कुल। जब एतराजों की भीड़ में बहन के प्रेमियों की भीड़ आ गई तो बड़े आजिज आ गए। बड़ा खूबसूरत, इसी के बहाने उन्होंने। और इसी के साथ मैं आपको एक छोटा सा वाक्य और सुनाना चाहूंगी। दरवाजा जी, बाहर निकली अंदर आती, अंदर की गृहिणी बाहर जाती है और दोनों बढ़ ली अपने अपने भय से साझा करती हुई। ये स्त्री के संदर्भ में देखिए, भय को साझा करते हुए दोनों। भय स्त्री होने मात्र से उनकी परिस्थितियों में कोई साझापन है, और वो जो साझापन है वो उन लोगों से भिन्न है जो पुंछवाद के प्रतीक हैं। वो चिल्लाते हैं, उनकी आवाज़ है, वो चिल्लाते हैं। उस आवाज़ में एक पावर है, एक शक्ति है जो स्त्री के हकों को एक तरह से उल्लंघित करती है। जी। लेकिन भय है, स्त्री अपने हकों को खोती हुई भी भयभीत है। बाहर जाती है, अंदर आती है। बहू बाहर जा रही है, बेटी अंदर आ रही है माँ से मिलने, लेकिन दोनों अपने अपने भय अपने साथ लिए अंदर और बाहर जा रही हैं। ये जो दृश्य है और भाषा का ये प्रयोग है, ये महत्वपूर्ण है। हाँ, और एक बहुत अच्छा मुझे लगता है जो इन्होंने, जहाँ एक जगह इन्होंने लिखा है कि ये सभी किरदार हैं, चींटी, हाथी, दया, दरवाजा, माँ, छड़ी, गठरी, बड़े, बेटी, रिबॉक जो बहू पहनती थी। हाँ। जूता माने रिबॉक। अब यहाँ पे उन्होंने इतना सुंदर तरीके से लिखा है। फिर आगे वो लिखती हैं, जूते का प्रकार, एक के तलवे में कांटे तो दूसरे के तन पर सरंध, और तीसरे का सोल गद्देदार जो गेंद की तरह कूदे हैं। आपदस्थ बेटी घर में आती हुई और पदासीन बहू घर से जाती हुई। ये कौन सी उल्टी गंगा रिबॉक बहाता है। रिबॉक जो है एक पावर है, स्टेटस सिंबल है। हाँ। और जाहिर है जिस परिवार की कहानी है उसमें रिबॉक एक आम चीज़ है, बहू पहनती है। हाँ। है ना। तो यही उच्च मध्यवर्गीय जो समाज है, जीवन है, उसकी कहानी है ये। और आप जिसकी चर्चा कर रही थी कि एकांतिकता, तो उच्च मध्यवर्गीय जीवन की ये जो एकांतिकता है, जो पार्शियल है, आंशिक है, उसे भी स्त्री के संदर्भ में हम पूरी एकांतिक स्थिति नहीं कह सकते, वो आंशिक ही है। तभी तो वो जद्दोजहद है बाहर जाने और अंदर आने की। तभी तो माँ दीवार से धूप होना चाहती है, सरहद को पार कर लेना चाहती है, उस हद को पार कर लेना चाहती है। और एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है जो गीतांजलि श्री से मैं यहाँ सहमत हूँ। 2 चीज़ें मुझे इस उपन्यास में बहुत अच्छी लगी। पहली जिसकी मैंने चर्चा की कि ये दरअसल स्त्री के ज्ञान और चेतना के अर्जित करने की कहानी है, जो बड़े ही सुंदर तरीके से प्रतीकों में, व्यंजनात्मक स्थितियों में कही गई है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो सरहदें बनाई गई हैं, चाहे वो देश की हो, घर परिवार की हो, समाज की हो, उसके बारे में स्त्री का नज़रिया क्या है और कैसे हम उसको वैध बनाते हैं या उसको खारिज करते हैं। एक महत्वपूर्ण दृष्टि है गीतांजलि श्री की, और वो लिखती हैं इस उपन्यास में कि सरहदें तो होती ही हैं उल्लंघे जाने के लिए, पार करने के लिए। सरहद इसलिए नहीं होती कि आप उस पर कांटेदार तार लगा दें, चाहे वो मन के भीतर का सरहद हो
घर के दरवाजे की सरहद हो, या परिवार के भीतर का सरहद हो, या समाज के भीतर का सरहद हो, अथवा राष्ट्र की सरहद हो। सरहद हमेशा पार करके आगे बढ़ने के लिए है, रुक जाने या थम जाने या बाधा देने के लिए नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, स्त्री के संदर्भ में भी, व्यक्ति के संदर्भ में भी और राष्ट्र के संदर्भ में भी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि जो स्त्रीवाद का नज़रिया है, गीतांजलि श्री वेल आर्टिकुलेटेड लेखिका हैं, उनको सासियूर से लेकर भाषा विज्ञानियों से लेकर स्त्रीवादियों तक, जिन्हें वो नारीवादी कहती हैं इस उपन्यास में, उनकी थ्योरी तक सब अच्छी तरह पता है। जो जगह जगह इस उपन्यास में जाहिर होता है, वहाँ वो स्त्रीवाद के जो सेट पैराडाइम है उसमें बात न करके वह कहती है कि सरहद उल्लंघे जाने के लिए या पार करने के लिए है। तो इसका अर्थ यह है कि अंततः स्त्री को और स्त्रीवाद को जिस जगह देखना चाहती हैं वह मानवतावाद है, मानववाद है। बिल्कुल, यानी मनुष्य के रूप में स्त्री की पहचान, ये इस उपन्यास का बहुत ही सशक्त हिस्सा है। हाँ। दूसरा महत्वपूर्ण सशक्त हिस्सा ये है कि यह उपन्यास आज के समय में भी स्त्री की चेतना पर और राष्ट्र की और समाज की चेतना पर, स्त्री के लिए जो सोचता है उसकी चेतना पर जो सबसे ज़्यादा असर डालता है वह है उसका मध्यकालीन धार्मिक आडंबर। यह उपन्यास उस तरह के मध्यकालीन धार्मिक आडंबरों की खिल्ली उड़ाता है, उसको एक नए सिरे से परिभाषित करता है कि अगर कोई धर्म या दर्शन आपको अर्जित करना है, सीखना है, तो वह ज्ञान के लिए होना चाहिए, न कि पूजा की चीज़ होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण पक्ष है। जी मैम, हिंदी में अभी जो फिलहाल में लिखे गए उपन्यास हैं उनसे कुछ एक नया प्रयोग, कुछ नई बात जो अब तक नहीं आई थी हिंदी कथा साहित्य में। जाहिर सी बात है कि इसको बुकर मिलने के बाद बहुत बड़ी अपेक्षाएं भी हैं, और कुछ ईर्ष्या भी है, कुछ चर्चाएं भी हैं, कुछ आलोचनाएं भी हैं। अगर हम इस पूरे परिदृश्य में इसको अगर देखें, कैलकुलेट करें, तो कौन सी चीज़ है जो इस उपन्यास को इन सारी नज़रियों के अलावा विशेष बनाती है? देखिए, सबसे सशक्त पक्ष जो इस उपन्यास का है वह इसकी प्रस्तुति और भाषा का है। भाषा और प्रस्तुति के संदर्भ में जो इन्होंने नए किस्म का शिल्प ईजाद किया है, जिसमें चरित्र अनाम है, चरित्रों का नाम महत्वपूर्ण नहीं है, और चरित्रों की कहानी कही जाएगी लेकिन बिना नाम के। आप देखिए, एक साफ डिमार्केशन आपको नजर आएगा। प्रेमचंद का उपन्यास पढ़िए, उसमें जो गतिमयता है, एक के बाद एक घटनाओं का सिलसिला है, और उसके साथ पाठक स्वमेव जुड़ता चला जाता है। इस उपन्यास को पढ़ते समय मुझे भी ये लगा, और कई लोगों के अनुभव का ये हिस्सा है, कि ये उपन्यास पठन को रोकता है, बीच बीच में बाधा आती है। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों? कोई तो वजह है। बिल्कुल। शिल्प की और भाषा की अत्यंत सतर्कता के बावजूद ये चीज़ अगर हो रही है कि पाठक उपन्यास को पढ़ते हुए 100-150 पन्ने पढ़ के भी कहानी का सिरा नहीं पकड़ पाता। बिल्कुल, ये बात है। ये अधिकांश पाठकों का अनुभव ये है, बिल्कुल, कि पाठक 100 पन्ने तक पढ़ जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कहानी किस दिशा में, किस लिए और किस उद्देश्य के साथ चल रही है, कथा का सूत्र कहाँ है। ऐसे धीरे धीरे ऐसा लगता है वो कोलाज इकट्ठा कर रही हैं, और कोलाज ऐसे सघन होकर के इकट्ठे हो जाते हैं जैसे कहीं बादल हो। तो कई बार तो ये है कि अगर हम एक पैराग्राफ भी पढ़ते हैं और अगर हम उसको जल्दी से पढ़ना चाहें, कि इसको जल्दीबाजी में निपटाने का काम नहीं है, इसको विमर्शों के साथ पढ़ना और इसको विमर्शों के साथ ले करके चलना, और मतलब एक लेंदी उपन्यास जो मेरा अपना अनुभव रहा है इस उपन्यास को पढ़ते हुए। मैं सहमत हूँ आपसे, और यही उपन्यास के लिए अलग तरह के पाठक वर्ग की मांग करता है। यानी ऐसा पाठक वर्ग जो आधुनिक विमर्शों से परिचित हो, इतिहास से परिचित हो, पौराणिक आख्यानों से परिचित हो, भाषा के खेल से परिचित हो, और इतना प्रबुद्ध पाठक जब इसे पढ़ेगा तब जाकर कुछ निकलेगा। लेकिन उपन्यास अपनी विधा में जनसाधारण की विधा है। बिल्कुल, उपन्यास विशिष्ट जन की विधा कभी नहीं रहा। ये इस उपन्यास की खासियत ये है कि ये उपन्यास को एक नए क्षेत्र में ढकेल रहा है। सारा खेल इसकी भाषा का है। भाषा के जरिए जिस आत्मीयता को उपन्यास बुनता है, जिस लगाव, जुड़ाव और पैशन को बुनता है, पाठक और कथ्य का एक रिलेशनशिप डेवलप होता है, वह इस उपन्यास में कई जगह बाधित होता है। और सचेत होके पुनः सिरा पकड़कर आप उस रिलेशनशिप को फिर से
बनाने की कोशिश करते हैं। यानी जितनी लेखिका की लगी होगी, हाँ। पाठक की भी उतनी ही मेहनत की आवश्यकता है। तो ये साधारण पाठक के लिए नहीं है, नंबर 1। दूसरी चीज़ कि लेखिका जब लिख रही है तो 21वीं सदी का दूसरा दशक है जिस समय वो लिख रही हैं, तो जाहिर है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। भूमंडलीकरण के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, और भूमंडलीकरण के दशक में और उसके बाद के अगले दशक तक जिस तरह के उपन्यास विस्थापन के, पर्यावरण से संबंधित, स्त्री के मुद्दों से संबंधित, जाति और नस्ल से संबंधित चीज़ें आती रहीं, बिल्कुल, और वो एक खास तरह के विमर्श का हिस्सा बनी, ये उपन्यास उन सब चीज़ों से सचेत ढंग से परहेज करता है। यहाँ पर्यावरण है, कौवा बोलता है, मीटिंग होती है कौवे की, है ना, तितली है, तितली सपने जगाती है। तो ये चीज़ बताती है कि लेखिका जागरूक है, पुराने विमर्शों से, नए विमर्शों से परिचित है, लेकिन उसका उद्देश्य उन विमर्शों को दोहराना नहीं है, उसके बारे में संकेत करके निकल जाना है। मैं आपको एक छोटा उदाहरण दूं। रोजी का बड़ा प्यारा चरित्र लेखिका ने गढ़ा है, जो बाद में रजा टेलर मास्टर हो जाता है। उभयलिंगी चरित्र है, ये स्त्री पुरुष दोनों में आता है। लेकिन इस चरित्र के जरिए लेखिका कहानी को बहुत सुंदर तरीके से आगे तो खींचती हैं, उसमें कुछ मानवीय पक्ष भी शामिल होता है जो इसी चरित्र के कारण होता है। बिल्कुल, ये बहुत सशक्त चरित्र है इस उपन्यास का जी। लेकिन ये चरित्र अचानक मर जाता है, एब्रप्टली मर जाता है। प्रेमचंद याद आते हैं, जो पात्र जरूरी नहीं है या ज्यादा अनुषांगिक है और महत्वपूर्ण होता चला जा रहा है, उसको हटाओ। हाँ, लेकिन मेरा एक पाठक के नाते ये सवाल है कि रोजी का चरित्र लिखते समय 2018 ये प्रकाशन वर्ष है, जो थर्ड जेंडर का सवाल था, उसके संवैधानिक अधिकार थे, बहस के केंद्र में थे। ये उपन्यास कहीं भी उन प्रसंगों को छूता तक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, एक मानवीय संबंध की व्याख्या करके और छोड़ एक देता तरह है। छोड़ देता है। तो ये जो चीज़ है ना कि किसी तनाव में नहीं जाना, किसी द्वंद्व में नहीं जाना, और कहानी के साथ बहते हुए एक प्रवाह के साथ पाठक को लेकर चलना, उसमें बहुत सारी चीज़ें डाल देना ताकि पाठक सोचे कि लेखिका उधर भी सोच सकती थी पर सोचा नहीं। जैसे स्त्रियां बहुत प्रश्न करती हैं, और इसमें एक चीज़ बहुत अच्छा आया है मैम कि ना ना नहीं नहीं, नहीं। मतलब एक नकारात्मकता और जो है, जो नकार है उसका, प्रतिरोध है उसका, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। और इस पूरे उपन्यास में अगर हम देखें तो प्रश्नाकुलता जो है, कहीं बिल्कुल उसकी एक लय यहाँ पे बहुत धीमी सी हमें मिलती है। मित्रों, जाहिर सी बात है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और हम लोगों ने जो है इस उपन्यास पर बातचीत करते हुए उसके बहुत सारे पक्षों पर बातचीत किया, स्त्री पाठ के नज़रिए से, उसकी भाषा पर, और इस उपन्यास में निहित और भी जो विमर्श जो केवल छू करके निकल से गए, और भी बहुत सारे मुद्दे जिन पे प्रोफेसर सुधा सिंह जी ने बातचीत किया। मैम, आपका बहुत बहुत आभार, और दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये परिचर्चा हमारी आपको बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद। रेत समाधि, साधारण स्त्री की असाधारण कथा। अभी आप इस विषय पर जानी मानी लेखिका, समालोचक, वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर सुधा सिंह और वरिष्ठ लेखिका और प्राध्यापक डॉक्टर पूनम सिंह के बीच ये बातचीत सुन रहे थे। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता राम अवतार बैरवा।